बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्लीम हैदर का सलाम। आपने देखा होगा कि गुजरात में सोशल मीडिया पर एक गैंग रेप इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 5 बंदों ने अगर इसके साथ जना किया, उसके जिस्म पे कोई तशद्दुद के निशान होते, हमारे मेडिकल करवाएं, अगर हम मेडिकल में आते हैं तो हम जुर्मदार हैं। ये कैसा गैंग रेप है? मुद्दइया को गैंग रेप करने वाले खुद घर छोड़ के जा रहे हैं। ये कैसा गैंग रेप है? मुद्दइया खुद उन्हें बता रही है कि मैं जनाब आज घर लेट आ रही हूँ किसी वजह से। ये लड़की पहले भी इस तरह के वाकयात में मुलव्वस रही है। अपने बहनों के ऊपर पर्चा करवाती है, भाइयों के ऊपर पर्चा करवाती है, अपने मामों के ऊपर पर्चा करवाती है और बाद में फिर उनसे अंडर द टेबल कुछ ना कुछ लेके राजीनामा करती है। ये जो लड़की है, इसको भी उस जुर्म में शामिल किया जाए। बार बार जिक्र किया गया एप्लीकेशन में जना बिल जबर किया गया। वो कहते जी मेरे पास Vivo 40 फोन था जो जना करने के बाद मेरे से खींचा गया। क्या 2 या 3 घंटे की कार्रवाई के दौरान उसने अपने घर में इतला नहीं कर सकी? वो उस फोन से पुलिस को इतला नहीं कर सकी? किसी की मुर्गी भी उठाएं वो भी शोर करती है कि दिन दिहाड़े को ले गए हैं और फिर वापस भी छोड़ गए हैं। अब हम देख रहे हैं अखबारात के जरिए बगैर कुछ किए उनको दर दिया जाता है। अपने कपड़े फाड़ छड़िए, इंज कर छड़िए, सी आखिए जी राह जांदे सानू किसी ने जबरदस्ती इंज कर लिया। पुलिस ने तो वही समझना ना जेड़ी सच है, पुलिस पहले वेखे तो सही ना की सच है की नहीं है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, बगैर किसी वजह ਤੋਂ। खातून है उस गुजरात प्रेस क्लब के बाहर या अंदर बताया जाता है कि लड़की जो एक बीबी है, उसको फतेहपुर मल्ला गुजरात उधर चिल्ड्रन पार्क से 2 आदमी, एक अफाक भट्ट एक मलिक नामी लड़का है, जिनकी उम्रें 22-23 से कम है, वो मोटरसाइकिल पर बिठाकर मदीना सईदा एक गांव है गुजरात में, उधर ले जाते हैं। उधर एक डेरा है बाहर, उसकी वो कहते हैं कि दीवार तोड़कर ये दोनों अंदर दाखिल हो जाते हैं। कोई आदमी देख रहा होता है, वो जाकर जो उधर मालिक हैं डेरे के, उनको बताते हैं कि जनाब आपके डेरे पर तो 2 आदमियों को देखा है, कोई दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो रहे थे, साथ एक लड़की भी है। उधर पहुंचते हैं, 3 आदमी पहले पहुंचते हैं, 2 बाद में पहुंचते हैं। उधर देखते हैं एक लड़की होती है, 2 लड़के होते हैं। मलिक का तलक भी मदीना सईदा गुजरात से है, फाक भट्ट का तलक भी मदीना सईदा गुजरात से है। लड़की का तलक फतेहपुरा महल्ला से है, चिल्ड्रन पार्क से उसको लेकर आते हैं। अब वो इनकी रजामंदी से आती है या ये उसको जबरदस्ती उठाकर लाते हैं, ये बात की स्टोरी है। उसके बाद 3 घंटे गुजर जाते हैं। उसके बाद एक खबर हाईलाइट होती है कि लड़की मरियम नवाज के पास पहुंच चुकी है और लड़की जो है ना वो ARY पर लाइव इंटरव्यू देती है कि मेरे साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया, जिसमें नाम लिए जाते हैं अफाक भट्ट का, मलिक का, सफीर का, हसन, इसी तरह मुजतबा, 1-2 और हैं, यानी 5 आदमियों के ऊपर जो ना ये नाम दिए जाते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। अब देखना ये है कि जब मलिक का पता लगाया जाता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, तो पता चलता है कि इसका तलक मलिक फैमिली से है, मदीना सईदा से इसका तलक है, इसके ऊपर पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये शामिल है। उसके बाद लड़की का देखा जाता है कि लड़की की क्या सूरत हाल है, तो उसका भी देखा जाता है कि लड़की भी, उसका भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ है, दाल में काला है, जो उसके भाई या उसके वर्षा कहते हैं। अब लड़की कहती है कि जनाब मेरे साथ ज्यादती हुई है, लड़के वाले कहते हैं कि ये अपनी मर्जी से आई है, अपनी मर्जी से पहुंची है। अब 5 आदमियों को एक नामालूम FIR काटी जाती है। उसके बाद इन 5 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अफाक भट्ट के ऊपर भी पुलिस का तशद्दुद किया जाता है, मलिक के ऊपर भी किया जाता है, मगर दूसरी सदात बरादरी के जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल टच भी नहीं किया जाता। उसके बाद जैसे ही अमर भट्ट ARY न्यूज वाला उसका इंटरव्यू लाइव लेता है, यानी अमर भट्ट बेसिकली उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं, तो उनको आई थिंक्स के इन मामलात को अच्छे तरीके से देखना चाहिए लाइव लेने से पहले, क्योंकि ये इतने गंभीर होते नहीं जितना इनको बनाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद इन 5 की गिरफ्तारी हो जाती है। जब लड़की का, उस बीबी का लाइव इंटरव्यू आता है जिसकी एज 23 से 24 साल तक बताई जाती है, तो उसके बाद पुलिस DPO गुजरात मुस्तनसर
उसके बाद DSP सैयद आमर, उसके बाद जो SHO है सैयद आफ्ताब, मदीना सदात को पैगाम देते हैं कि आप एक प्रेस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें आप बताएं कि हमारे बच्चों का कहीं पुलिस मुकाबला ना बना दिया जाए और ये बेगुनाह है, और पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी करें। प्रेस क्लब वालों को उनके साथ 70,000 रुपए का जो है ना उनको दिया जाता है कि जनाब हमें इधर जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें, जिसमें पुलिस भी शामिल है, प्रेस गुजरात प्रेस क्लब वाले भी शामिल हैं, और उधर हमारे एक वकील भी हैं सैयद गुलाम बास शाह साहब, वो भी होते हैं। उसके बाद एक और हैं फैजान शाह साहब हैं, और काफी लोग जो कुछ मदीने के भी दिखाई देते हैं, और कुछ बेबियां भी दिखाई देती हैं, मगर बेबियां जो हैं वो उनका तलक मलिक फैमिली से है, वो कोई सदात बरादरी नहीं है, ना ही हम अपनी सदात बरादरी की औरतों को बेबियों को इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाते हैं, ना ही लोग लाते हैं ये, बल्कि मलिक फैमिली से इनका तलक है। ये आई थी अपने बच्चे को बचाने के लिए, उनको बताया गया कि हो सकता है पुलिस मुकाबला बन जाए, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में पहुंचे और उधर खड़ी हो जाए और उधर कुछ बात करें। तो वो आ जाती हैं, डर जाती हैं कि चलें जी हमारा बच्चा भी है, ज़ाहिर है क्रिमिनल है, तो उसको बचाते हैं। यानी पुलिस की रजामंदी के तहत ये सारी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिस पर मैं सोचता हूं कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेशर के साथ की गई या पुलिस की रजामंदी के साथ की गई है, तो फिर ये मदीना सदात के लिए भी बायस शर्म की बात है कि जब हमारे बच्चों ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, तो फिर हमें इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की जरूरत नहीं थी। बल्कि उधर माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो पुलिस में भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी के अंदर भी हैं, उन तक अप्रोच करते और अपने बच्चों को पेश करने की बजाय उनको उनसे बचाते, और ना ही इस तरह का दाग उनके ऊपर लगने देते, क्योंकि अभी उनका फ्यूचर भी आगे बहुत बड़ा पड़ा है। इसके बाद सैयद गुलाम बादशाह साहब भी बताते हैं कि मदीना या गुजरात का जो लिटरेसी अपना रेट है, जो क्राइम का है, वो क्या है, वो भी उनसे पूछते हैं। उसके बाद फैजान शाह साहब भी कुछ पॉइंट बता रहे थे, और मैं समझता हूँ कि जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस तरह का, जब वाकयात होते हैं जिसमें फिर बाद में जब मदीना सईदा और गुजरात का नाम बदनाम होता है, तो जब आप इस तरह की चीजों को हाईलाइट करते हैं, तो फिर बाहर ओवरसीज कम्युनिटी यानी दुनिया, मगरबी दुनिया में दूसरे लोग भी देखते हैं कि गुजरात में मदीना सईदा एक ऐसी जगह है जिधर शायद इस तरह के गलत काम हो रहे हैं। अब देखना है कि लड़की कहती है कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ, लड़के कहते हैं हमने किया नहीं, मेडिकल रिपोर्ट 15 दिन में हासिल की जाएगी। अब उसमें पॉइंट आता है कि इनको थाने के बाद, पुलिस स्टेशन के बाद अगर जुडिशियल करके ये जेल के अंदर मुंतकिल कर देते हैं, जो थाना बीड भी है आई थिंक उसके अंदर वो बंद है, उधर मैंने अपने वसूख जराए से पता लगाया, जुडिशियल कर देते हैं, तो फिर देखना है कि अगर जो मेडिकल रिपोर्ट आती है उसमें दफा 496 अगर तो उसमें किसी किस्म का भी इसके साथ गलतकारी नहीं की गई, तो फिर 496 लगाकर जो गैंग रेप का जो उन्होंने दफात लगाई है वो खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद लड़की के ऊपर और लड़कों के ऊपर रजामंदी के साथ सब कुछ होने का 496 लगाकर इनको चार्ज किया जाएगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि केस की सूरत हाल क्या है। इसमें जो हमारे बहुत ही जबरदस्त किस्म के वकील हैं, हाई कोर्ट के हैं सैयद उमर हैदर उर्फ टीपू शाह, गुजरात मदीना सईदा से इनका तलक है, इनसे पूछते हैं कि शाह साहब आप इस चीज को, इस केस को जो बच्चों के ऊपर डाले गए हैं, किस नजर से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब ने मुझे मौका दिया। इसमें मेरा मौकफ यह है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मीडिया ट्रायल से केस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर असर पड़ता है। कोई भी केस जो है वो मीडिया ट्रायल के जरिए उसको डिसाइड नहीं किया जा सकता, पहला मौकफ तो मेरा ये है। और दूसरी जो मेन पॉइंट, जो मेन बात है वो मैं ये जनाब को बताना चाहता हूँ, आप सबको, ओवरसीज कम्युनिटी ने मेरे से ये सवाल किया कि जब FIR दर्ज होती है तो उसके अंदर एक लफ्ज लिखा जाता है कि इल्जाम जिसके ऊपर लगाया जा रहा है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मुल्जम, कि फलां मुल्जम ने ये किया, इतने मुल्जमान थे, वो इस टाइम मुल्जम है, उनके ऊपर सिर्फ एक इल्जाम लगा है। FIR दर्ज हो जाने से सिर्फ वो इल्जाम साबित नहीं हो जाता, या वो मुजरम नहीं कहलाए जा सकते। मुजरम वो तब कहलाए जाते हैं जब ट्रायल के बाद इन द कोर्ट ऑफ लॉ उनके खिलाफ अगर कोई सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट किया गया है और कोर्ट में वो प्रूव हो गए हैं, तो फिर जो है वो मुजरम होंगे, अदरवाइज वो मुल्जम है। अभी इस केस में इन लड़कों के ऊपर सिर्फ एक इल्जाम लगा, और इल्जाम के हवाले से बात यह है कि जो इल्जाम अली खान है, इनके खिलाफ जो इल्जाम लगा, अगर ये झूठा साबित हो जाता है तो फिर जो मुस्तगीसा मुकदमा खजा है, जो कंप्लेनेंट है, उसने जो झूठा इल्जाम लगाया है मुल्जमान के ऊपर, अगर वो झूठा साबित हो गया तो फिर उसके ऊपर कजफ लगेगी।
जिस तरह जना करना, रेप करना एक जुर्म है, एक गुनाह है, इसी तरह झूठा इल्जाम लगाना भी एक गुनाह है और एक जुर्म भी है जना के हवाले से। इसके लिए बाकायदा इस्लाम में भी और लॉ में भी एक टर्म यूज होती है, उसको कहते हैं कज़फ। बाकी आखिरी एंड पे मैं ये बात करना चाहूंगा कि अभी ये बहुत जल्दी है, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दिस केस। अभी हम कोई भी अपनी राय कायम नहीं कर सकते क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई भी हम जो है अपनी राय कायम नहीं कर सकते। अगर किसी केस में मुल्जमान के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट नहीं होती तो फिर उनको रिलीफ मिलना चाहिए। लिहाजा मेरा यही कहना है कि इन्वेस्टिगेशन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस इस केस में इसको न्यूट्रल होते रहते हुए और अनबाइस्ड रहते हुए एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और आप देखेंगे कि इस केस में आपको बहुत चेंज जो है ना नजर आएगी। जो एफआईआर के इल्जाम है इसके बरअक्स, क्योंकि जो कुछ हमें सुनने को मिल रहा है, जो एविडेंस हमें अभी कलेक्ट हुई है, मैं अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि ये मैटर कोर्ट में होगा और ये ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग एविडेंस ये बातें सारी डिस्क्लोज की जाएंगी। और बाकी कज़फ के हवाले से, झूठा इल्जाम लगाने के हवाले से मजीद इसके ऊपर हम जानते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं फौजदारी वकालत में, इनका बड़ा नाम है सैयद अली हसन अकवी शाह साहब फ्रॉम कोटबेला। हम जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। मैंने अपनी राय बता दी, अब जानते हैं जनाब सैयद अली हसन शाह साहब से। जनाब बहुत शुक्रिया जनाब टीपू शाह साहब, आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि चूँकि हम इस्लामी माशरे में रहते हैं और दीन इस्लाम के पैरोकार हैं और अल्लाह ताला ने जो कबीरा गुनाह हैं उनके मुतल्लिक हदूद अल्लाह मुकर्रर की हैं। चोरी, डाका, कत्ल, जना और कज़फ, ये हदूद अल्लाह हैं। इनको क्रॉस करने वाला बहुत बड़ा अल्लाह की नज़र में मुजरम है। ये कज़फ जो है किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देना, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट के जो मौजूदा केस है इसमें अगर ये इल्ज़ाम झूठा साबित हो जाता है मौजूदा मुल्ज़मान के खिलाफ तो कंप्लेनेंट को कज़फ की सज़ा मिलेगी और जो ज़ना की सज़ा है वही सज़ा इस्लाम में वो कज़फ का मुर्तकब जो है बंदा उसे मिलेगी। ये इतना आसान काम नहीं है कि किसी बेगना के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देना। इसके ऊपर बाकायदा अल्लाह ताला ने एक हद मुकर्रर किया है और अल्लाह ताला की हदूद को क्रॉस करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकब है। और इसी तरह इसी ज़िम्रे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में 2021 में एक एंटी रेप एक्ट जो है वो जारी किया है जिसके तहत सेक्शन 22 है। अगर कोई बंदा किसी के ऊपर ज़ना का झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो उसे 3 साल सजा मिलेगी। और इसी तरह अगर कोई पुलिस ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन में कोई डंडी मारता है या किसी की साइड लेता है या फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी 3 साल सजा मिलेगी। तो ये इतना आसान नहीं है कि किसी बेगना बंदे के ऊपर खास तौर पे ज़ना का झूठा इल्ज़ाम लगा देना। तो ये हदूद अल्लाह के ज़िम्रे में आता है और बिफोर टाइम अभी हम ये उसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकते। ये ड्यूरिंग ट्रायल जो है ये कंक्लूड होगा कि ये बंदे क्या मुल्ज़म हैं या मुजरम हैं। अगर ये बंदे बेगना साबित हुए तो मुस्तगीसा ने बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम जो लगाया है उसकी सजा मिलेगी उसे। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये हदूद अल्लाह में हाथ डालने वाली बात है। तो इंशाल्लाह हमारे पास मजीद जो है वो मटेरियल मौजूद है जो कि हम कोर्ट में पेश करेंगे। और एक बात मैं इस प्लेटफॉर्म के हवाले से कर दूं कि मौजूदा जो स्टेटस है, जो अभी तक हमारे पास शवाहिद पहुंचे हैं, ये मुस्तगीसा जो है ये खनी ट्रैप वो वाला सिलसिला जो है ना ये कुछ लग रहा है। तो इसी ज़िम्रे में हुकूमत पाकिस्तान में ये जो हनी ट्रैप गैंग हैं इनको। और आप क्या समझते हैं कि इस केस का फ्यूचर क्या है? और अगर इसमें मेडिकल रिपोर्ट में बच्चों के ऊपर आ जाता है कि इन्होंने उसके साथ गलतकारी किया तो फिर आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? और अगर बच्चों के ऊपर इस तरह का कोई मेडिकल रिपोर्ट के अंदर नहीं आता कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर जो 496 दोनों के ऊपर रजामंदी के ऊपर लगती है उस पर आप क्या कहते हैं? और केस को कैसे और किस तरह इसको लड़ना चाहिए? क्योंकि ये एक नायती मैं कहता हूँ कि जो अपना काबिले जो है ना माफी केस नहीं है।
मगर बदनामी का बायस है। यानी अगर बच्चों ने कुछ किया भी नहीं तो फिर जो बदनामी का बायस केस है, जो इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो कोर्ट्स हैं वो इसके मतलब क्या कहते हैं, और जो निज़ाम मुस्तफ़ा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वो शरीयत के मुताबिक इस केस को क्या कहते हैं, ये भी देखना पड़ेगा, जिसका शाह साहब हमें बताएंगे, सैयद उमर हैदर शाह साहब। तो फिर अगर कोई चीज़ इस तरह बायस बदनामी बनती है सदात के लिए या मदीना सईदा के लिए या दूसरे गांव जैसे जमालपुर, मोइनुद्दीनपुर, कुलेवाल सईदा, अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर उधर की सदात भी देखती है कि गांव तो बड़ा पढ़ा लिखा है, डॉक्टर, वकील, आर्मी के जवानों, पुलिस का तो अंबार लगाया, आधे से ज्यादा तो जो 8,000 की आबादी है 2-3 हजार तो बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुए हैं। मगर ये कौन लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं और इस तरह की गलत कारियां करने के लिए आया वो इस लड़की को उठाकर मदीने की तरफ ही क्यों आते हैं? वो जमालपुर, मोइनुद्दीनपुर, देवना मंडी या किसी और कुलेवाल सईदा या मैं कहता हूं किसी और गांव की तरफ, लोरां या अपना कह लें फतेहपुर, उधर क्यों नहीं जाते? आखिर ये लोग मदीना की तरफ ही क्यों आते हैं? इसकी वजह भी शाह साहब से जानना शुरू करेंगे। और जो क्रिमिनोलॉजी के ये वकील हैं उसमें ये भी बताएंगे कि जो अपना क्राइम की शरह है वो क्या है और इस केस को कैसे लड़ा जा सकता है, जिसको मैं समझता हूँ कि सैयद फैजान शाह साहब जो अपना माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं, उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि जो चीज़ें बायसे बदनामी बनती हैं उनको इस तरह हाईलाइट नहीं करना चाहिए। और जो पुलिस वाले आपको प्रेशराइज कर रहे हैं मदीना सदात को कि आप इस तरह की जो है ना अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उधर पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये पहले तो 2-4 गाँव को ही पता था, या एक चेयरमैन होता है जो गांव का होता है वो 8 गांव का चेयरमैन होता है, तो वो 8 गांव से बाहर तो खबर जाती नहीं है। जब आप मीडिया पर आ जाते हैं तो फिर ये खबर पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है और बायस बदनामी का बायस भी बनती है। और ये चीज़ें भी देखने वाली हैं कि आया मदीना सदात को ऐसे काम करने चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए मैंने पहले तो जब ये खबर देखी थी तो मैंने तो इसमें हिस्सा नहीं लिया, मगर जैसे ही मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो फिर मजबूरन मुझे भी अपने वसूख ज़राए से पता लगाना पड़ गया कि इसमें पुलिस का क्या किरदार है, अपना जो गुजरात प्रेस क्लब का है उनका क्या किरदार है, और मरियम नवाज के पास वो कैसे पहुंची, और मरियम नवाज ने ARY जो है जो अपना अमर भट्ट है उन्होंने उसको लाइव लिया। तो बेसिकली पुलिस वाले मरियम नवाज को क्या जवाब देना चाहते हैं या मरियम नवाज इनसे क्या पूछना चाहती है? ठीक है, आप CM पंजाब हैं, आपका हक बनता है अगर कोई भी ऐसा केस होता है तो उसको देखा जाए। मगर ज्यादा होता है कि जब ऐसे केस होते हैं तो फिर जितने भी सियासी लोग हैं वो उसको अपनी डाल बनाकर अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में ये तो देखते नहीं है कि इसमें लड़की कितनी इन्वॉल्व है, आया लड़की की अपनी रजामंदी है या नहीं है, या इसमें जो बच्चे जिनका फ्यूचर दाव पर लगा हुआ है उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है। और अगर हम उनके ऊपर इस तरह के केस बनाएंगे तो फिर आने वाले फ्यूचर में जो उनके ऊपर इस तरह की बदनामी का बायस बनेंगे ऐसे केस, फिर उनका फ्यूचर क्या होगा? ये चीजें भी मरियम नवाज को देखनी होगी। ये चीजें भी पुलिस जो DPO मुस्तनसर, DSP सैयद अमर और अपना SHO सैयद आफ्ताब को भी देखनी होंगी कि अगर आप इनको प्रेशराइज करके जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं तो फिर आपके ऊपर भी मरियम नवाज को एक्शन लेना चाहिए कि भाई मैंने तो लड़की को तफज़ दिया, ARY को बोला लाइव ले लें और आपको बोला कि मेरिट पर फैसला कर दें, तो फिर आपने ये क्या काम किया? आप लोगों ने क्यों जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई? आप लोग तो किसी का पुलिस मुकाबला तो बना नहीं रहे, तो फिर आया ये जो आवाज उठी है कि जनाब पुलिस मुकाबला बन जाएगा, ये आपने इस तरह की जैली प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर मगरबी दुनिया में या ओवरसीज कम्युनिटी में या पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये जो एक पैगाम दिया है, इधर जस्टिस तो फिर दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। अगर आप पुलिस वाले ऑफिसर्स जब आप ओथ लेते हैं तो फिर आप इस तरह के काम करते हैं तो आपकी ओथ तो उधर ही टूट जाती है। यानी आप जस्टिस अगर दे नहीं सकते तो फिर आप क्यों जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं? इसका भी सवाल DPO मुस्तनसर, DSP सैयद अमर और SHO सैयद आफ्ताब को देना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जनाब हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मदीना सदात ने किया है ये क्यों किया है, क्यों इस पर प्रेशर डाला गया है। अगर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं तो फिर मैं उनको ये सबूत भी पेश कर सकता हूँ जो उन्होंने पहले नामालूम अफराद पर काटी, उसके बाद इन लोगों को पकड़ा और इनको जनाब पकड़ने के बाद पकड़ा नहीं बल्कि उनको खुद ही उन्होंने पेश कर दिया। बेसिकली अब देखना है कि अगर बच्चे बेगुनाह निकलते हैं या नहीं निकलते, वो बात की बात है। 15 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, फिर उनके पेरेंट्स, उनके भाइयों को, उनके घर वालों को पूछा जाएगा कि आपके बच्चों ने अगर ये गलत काम किया है तो इसके पीछे क्या मामला है। और अगर वो कश्मीरी और मलक दीवार तोड़कर लड़की को लेकर अंदर दाखिल हुए हैं और आपका हक बनता है कि आपकी वो प्रॉपर्टी आप उसमें जाकर देख सकते हैं, तो अगर आप देखने गए हैं तो लड़की ने आपके ऊपर केस डाल दिया, आपने कुछ किया नहीं, तो फिर उस लड़की के ऊपर भी चार्जेस लगने चाहिए। और इन पुलिस
वालों के खिलाफ भी रेट होनी चाहिए कि जनाब आप लोगों ने हमसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर मदीना सईदा की सदात को बायस यानी बदनामी का बायस बनाने की कोशिश की और बच्चों के फ्यूचर को भी दाव पर लगाया। ये चीज़ें बड़ी देखने वाली होती हैं मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मदीना की सदात, मेरे जमालपुर, मोइनुद्दीनपुर, कुल्लेवाल की सदात, ये चीज़ें बड़ी देखने वाली होती हैं। अगर जब इज्जत का मामला आता है तो आप इज्जत के बाईवाल बनते हैं, जब बायस बदनामी का मामला आता है तो फिर आपको ये चीज़ें भी देखनी होती हैं कि जनाब इनसे कैसे बचा जा सकता है। इसमें फिर मैं समझता हूँ कि जो हमारे वकील हैं सैयद उमर हैदर, जो अंजुमन तफज़ सदात से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमात की हैं, अगर ये इस केस को देखते हैं तो आई थिंक कि अगर दोनों तरफ से अगर उन्होंने लड़कों ने कुछ किया है तो फिर भी आई थिंक कि इसको ये बड़ी अच्छे तरीके के साथ डील कर लेंगे, और अगर नहीं किया तो फिर भी इंशाल्लाह उनको बेगुनाह करके घर में ले आएंगे। और लड़की के ऊपर भी यानी केस बनाया जा सकता है कि आप इस तरह के काम कर रही हो, तो फिर इसमें जो पुलिस है वो लड़की को कैसे और किस तरह जवाब देती है, या उनके पेरेंट्स जो कहते हैं कि हमारी लड़की जो है ना वो भी गलत है और हम आपका साथ देने को तैयार हैं। ये भी लड़की के घर वालों की एक अंदर से खबर है और उनकी जो मदीना सईदा को दावत है, बल्कि अगर उसको कुछ ये जैसे कि अगर वो पैसे लेती है, इस तरह का काम करती है, तो उसको ऑफर दी जाती तो डेफिनेटली वो बैठ भी सकती थी। मगर अब केस जो है वो बहुत हाईलाइट हो चुका है, तो ये रिपोर्ट जो है ना फिर जो सीएम पंजाब मरीम नवाज जो फॉर्म 47 से बनकर आई हैं उनके सामने रखना चाहिए। जनाब आपने जो बोला था ये तो सारा मामला ताल हो गया, अब आप देख लें कि इस केस का जो एंड है, रिजल्ट है, वो किस तरह और कैसे निकला है। और ये खबर जो है ना इंशाल्लाह ताला मैं भी उधर पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जनाब ये देख लें। आप कहते हैं कि जनाब बड़ा काम तमाम पंजाब में हो रहा है और पंजाब में जो इस तरह के केस हो रहे हैं उसको पुलिस कैसे डील कर रही है, उसको वकला कैसे डील कर रहे हैं, उस पर जो आप कहते हैं लड़की के साथ गलत हुआ है वो कैसे डील कर रही है। इससे पहले भी आपने देखा था कि ब्रिटिश लड़की का भी मामलात आए थे। ब्रिटिश लड़की ने भी बोला था कि मेरे साथ वो जो इमरान नामी पुलिस वाला है उसने मेरे साथ ये क्या किया, मगर जैसे ही उसकी वीडियो आती है उस पर आप देख सकते हैं कि उसकी रजामंदी जाहिर थी, नजर आ रही थी, मगर उसको बैठा कर किस तरह लोगों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए डाल बनाया। और आज वो मामलात भी आप देख लें खत्म हो चुके हैं। यानी उस वीडियो को देखने के बाद हम ओवरसीज कम्युनिटी को भी पता चल चुका था कि उसमें इमरान जो थानेदार है उसका ही कसूर नहीं, बल्कि लड़की भी उसमें पूरी शामिल है। वो प्रॉपर्टी के चक्कर में उसको इस्तेमाल करना चाहती थी और वो उस लड़की को इस्तेमाल करना चाहता था। इस तरह के काम दोनों तरफ से जारी थे, जो बाद में आप देख लें कि अभी मीडिया पर गायब हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर वो जो है ना अपना बायसे बदनामी के बनी थी, ब्रिटिश लड़की थी, और वो जो पुलिस ऑफिसर था वो अपना इमरान उसका नाम था, और इन दोनों के दरमियान में ये मामला पाए गए थे जिस पर उसने शराब पी रखी थी। और इधर भी आप देख सकते हैं कि स्पाइस बच्चे पीते हैं और ये स्पाइस के नशे करते हैं, जो मदीना सईदा में तो कम तादाद है मगर गुजरात शहर में बहुत ज्यादा पाई जाती है। शहरों में बहुत ज्यादा, इस्लामाबाद, लाहौर में बहुत बड़े लेवल पर स्पाइस के नशे हो रहे हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे कर रहे हैं। और लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, मगर जब वो वापस आते हैं तो वो नशों के ऊपर लग चुके होते हैं। अक्सर आप वो देखते हैं कि बच्चों के पास किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं होती, बल्कि फेल होकर आ जाते हैं। बेसिकली वो लग जाते हैं नशे पर और उधर अपना ज्यादा टाइम नशे पर गुजारते हैं। उसके बाद फेल होकर घर आ जाती हैं, बच्चियां भी नशे पर लगी होती हैं, और इसी तरह फिर पेरेंट्स भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब इनका क्या करें। तो ये सारी सूरत हाल मेरे पाकिस्तानियों अपने बच्चों को ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूर रखें जिधर स्पाइस के नशे हैं। और ये ही आज देख लें स्पाइस के नशों की वजह से ये जो अफाक बट और ये जो मलिक नामी बच्चा है और ये लड़की है, ये बेसिकली नशों में शामिल है। और इस नशे की बदौलत ही लड़की को लेकर वो उधर आते हैं, दीवार तोड़ते हैं और इस तरह के काम होते हैं। मगर उनकी दोस्तियां होती हैं डिफरेंट बच्चों के साथ, तो फिर वो जब घूमते हैं तो उनको ऐसे ठिकाने मिल जाते हैं जिधर वो देखते हैं कि इधर रात को कोई आदमी नहीं है, तो जबरदस्ती घुस जाते हैं और वो काम कर जाते हैं जो बाद में बायसे बदनामी मदीना सदात या अपने पेरेंट्स के लिए भी बनते हैं। तो इस पर पेरेंट्स को भी चाहिए कि इनके ऊपर ध्यान रखें, नजर रखें और पूरा, ताकि कल को अगर ये बड़े होकर ज्यादा बड़े क्राइम करना शुरू कर देते हैं तो फिर उनको इनका साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि बैकअप होकर इनको देखना चाहिए, समझाना चाहिए। अगर नहीं समझते तो फिर इनको पुलिस के हवाले करना चाहिए, ताकि जस्टिस का निज़ाम है जो इनको सजा दे, और जो लोग इसमें शामिल नहीं है उनको बरीउल जिम्मा करार देकर घर भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पाकिस्तानियों। मदीना सदात जितनी भी गुजरात की है उनको सैयद तस्नीम